डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत में केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस अर्थात सेंट्रल एक्सरसाइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 24 फरवरी, 26 जनवरी, 1 जुलाई या 15 अगस्त। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 24 फरवरी, मतलब आज के दिन ही। फ्रेंड्स, हर साल 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो सेंट्रल एक्सरसाइज एंड साल्ट एक्ट 1944 के याद में मनाया जाता है। यह एक्ट एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, जिसमें 11 अलग अलग एक्सरसाइज से रिलेटेड लॉस को कंसोलिडेट किया था। इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सीबीआईसी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के पास है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। पहले फ्रेंड्स इसको सीबीईसी बोला जाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, लेकिन 2017 में जीएसटी आने के बाद इसको सीबीआईसी कहा जाने लगा, क्योंकि जीएसटी में मैक्सिमम एक्साइज को टैक्स में कन्वर्ट किया गया था। हालांकि अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। इस दिन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उन ऑफिसर्स को रिकॉग्नाइज करना जो टैक्स एविजन रोकने के लिए एक्सेप्शनल रोल प्ले करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ने भारत को 2026 के लिए कंट्री ऑफ द ईयर चुना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अनुगा, बायोफेक, सियाल या ग्रीन वीक। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बायोफेक। बायोफेक 2026 जो दुनिया का लीडिंग ट्रेड फेयर एक्सक्लूसिवली फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स माना जाता है, फरवरी 2026 के बीच न्यूरमबर्ग जर्मनी में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, न्यूरमबर्ग आपको यह याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आगे चल के। खैर, अभी आगे की बात करते हैं इसी विषय पर। इस बार भारत को 14 साल बाद कंट्री ऑफ द ईयर का ऑनर मिला है, जो भारत के ऑर्गेनिक सेक्टर के लिए एक बड़ा ग्लोबल रिकॉग्निशन है। इंडिया की पार्टिसिपेशन APEDA अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करता है। एग्जीबिशन में ऑर्गेनिक राइस, स्पाइसेस, पल्सेस, एसेंशियल ऑयल जैसे प्रोडक्ट हाईलाइट हुए और 5 जीआई टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइस वेराइटीज को भी ग्लोबल बायर्स के सामने एग्रेसिवली प्रमोट किया गया। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, बायोफेक जो ये कार्यक्रम है, यह हर साल जर्मनी में आयोजित किया जाता है। अच्छा, हमने यहाँ पे APDA की बात की, इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वह नई दिल्ली में है। मैंने आपको ये कहा था कि मैं न्यूरमबर्ग के बारे में आपको एक पॉइंट बताऊंगा। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो लोग कन्विक्ट किए गए थे, जर्मनी के ऑफिसर जिन्होंने बहुत अत्याचार किए थे, उनपे जो ट्रायल्स चले थे वह न्यूरमबर्ग में ही चले थे। और ये बहुत ही एक कहते प्रसिद्ध शहर है इसी कारण से। फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जाता हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से भी कोई MCQ बन सके या आ जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला पूर्णतः बीमित जिला बना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोटा, अजमेर, अलवर या बीकानेर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स अलवर। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट ने एक रिमार्केबल सोशल सिक्योरिटी माइलस्टोन अचीव किया है फ्रेंड्स, जब वहां पर 100% इंश्योरेंस कवरेज का गोल कंप्लीट हुआ है। यह इनिशिएटिव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IRDAI अर्थात
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट एफर्ट्स का रिजल्ट है। इस प्रोसेस में डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें से 1367 अनइंश्योर्ड इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई किए गए। कवरेज का टारगेट 10 साल से ऊपर के सभी रेसिडेंट्स को इंक्लूड करना था। इस इनिशिएटिव की खास बात यह है कि प्रीमियम्स जो हैं इनके वह एक एनजीओ द्वारा दिए जा रहे हैं। इससे बेनिफिशियरी पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है। पॉलिसीज यूनाइटेड नेशन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के थ्रू इश्यू हुई है। यह अचीवमेंट सिक्योर इंडिया इंश्योर्ड इंडिया विजन को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। ये आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, सिक्योर इंडिया इंश्योर्ड इंडिया। अच्छा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे IRDAI की बात हुई, तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1999 में एक एक्ट के थ्रू पास किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किम्बर्ली प्रोसेस किसका नियमन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सोने का व्यापार, तेल का निर्यात, दुर्लभ मुद्राएं या कच्चे हीरे। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कच्चे हीरे। किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो रफ डायमंड ट्रेड को रेगुलेट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, यानी वो डायमंड जो रिबेल ग्रुप के थ्रू वायलेंस फाइनेंस करते हैं। मतलब जिन डायमंड को रिबेल ग्रुप पहले निकालते हैं, माइनिंग करते हैं और उनको बेचते हैं, जिससे उनका वॉर फाइनेंस होता है, उनको रोकना, उसकी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से उनको एलिमिनेट करना। इस स्कीम के अंडर सिर्फ सर्टिफाइड मेंबर कंट्रीज के बीच ही रफ डायमंड ट्रेड अलाउड है। अब हम फ्रेंड्स इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के 40% रफ डायमंड इंपोर्ट करता है। मेजर डायमंड प्रोड्यूसर्स हैं फ्रेंड अंगोला, बोट्सवाना और रशिया, जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को 2013 से 2024 तक KP से बैन किया गया था, मतलब किम्बर्ली प्रोसेस से बैन किया गया था उनके इसी रिबेल ग्रुप फाइनेंसिंग के कारण। 2026 में भारत किम्बर्ली प्रोसेस का चेयर है, मतलब चेयर की प्रोसेस हासिल की है, और इस दौरान ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेशन रिफॉर्म जैसे मॉडर्न सॉल्यूशन को पुश कर रहा है। KPCS अर्थात किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ ही अलाइन है और डिसीजन कॉन्सेंसस बेस्ड गवर्नेंस के थ्रू लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, किम्बर्ली प्रोसेस जो है वह 2003 में लॉन्च हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IFR 2026 कहाँ हो रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई या चेन्नई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम। एक मेजर नेवल इवेंट ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर होस्ट किया गया है, जिसमें लगभग 75 नेवल वेसल्स ने पार्टिसिपेट किया और 20 फॉरेन वॉरशिप्स ने भी शामिल हुए हैं। यह जो इवेंट है यह मिलन नेवल एक्सरसाइज के साथ कोइंसाइड करता है, जो एक बाइलिनियर एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, बाइलिनियर का मतलब होता है 2 साल में होने वाली चीज, 2 साल में एक बार होने वाली चीज। इस ओकेशन पर INS तरंगिनी का भी मेंशन हुआ। तरंगिनी जो है फ्रेंड्स, यह ट्रेनिंग शिप 1997 में कमीशन हुई थी और इसने 2003 और 4 के बीच में ग्लोबल सर्कमनेविगेशन मतलब ग्लोब का पूरा चक्कर काट के आई थी। इवेंट में इंडिजिनसली मतलब घरेलू रूप से बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी शोकेस किया गया। इंडिया की नेवल सेल्फ रिलायंस का सिंबल बनकर जो उभरा है। ओवरऑल यह इवेंट जो है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भर भारत नेवल कैपेबिलिटी और महासागर विजन अर्थात म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन के ऑब्जेक्टिव्स को एनफोर्स करता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स और ये जो आपको शब्द है ये आप याद कर लीजिए क्या है कि ये आप कहीं भी ऐसा कुछ होता है ओशन से रिलेटेड और जो हमारे ओशन से रिलेटेड जो पास में नेबरिंग कंट्री है उससे रिलेटेड, तो आप इस पॉइंट को आप कहीं भी नोट लिख सकते हैं क्योंकि ये काम की चीज़ है। ये आप कहते हैं ना, एक ब्रह्मास्त्र ही चला दो आप
आप इसके ऊपर एक पॉइंट बना सकते हैं। महासागर, महासागर है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अच्छा, हमने यहाँ पे मिलन की बात की फ्रेंड्स। तो मिलन जो एक्सरसाइज है वो 1995 में शुरू की गई थी। हमने यहाँ पे ईस्टर्न नेवल कमांड की बात की, जिसके हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, स्नाई तकाची, फूमियो किशिदा, शिंजो आबे या योशिदा सोगा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सनाए तकाची। हाल ही में फरवरी 2026 को जापान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन देखने को मिला, जब प्राइम मिनिस्टर को दोबारा प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिअपॉइंट किया गया। यह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन? ये सनाए ताकाची, जिन्होंने लोअर हाउस इलेक्शन में 2/3 बहुमत हासिल किया है और अपनी लीडरशिप को मजबूत बना दिया है। रूलिंग एलडीपी मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 465 में से कुल 316 सीट जीती हैं और इनकी जो कोalition है 465 में से 316 सीट इन्होंने जीत ली और इनकी कोalition ने 352 सीट कुल मिला के जीती हैं, जो लगभग 2/3 हिस्सा बनाती हैं। जापान के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोअर हाउस होता है वह ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यह अपर हाउस के डिसीजंस को चेंज कर सकता है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 जापान को युद्ध का त्याग करने वाला देश बनाता है। इस प्राइम मिनिस्टर के रिफॉर्म एजेंडा का एक मेजर फोकस रहा। पैराडॉक्सिकली कहा जाए फ्रेंड्स, वो डिफेंस एक्सपेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन और एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं। जापान के पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ की पार्लियामेंट को फ्रेंड्स नेशनल डायट कहा जाता है। जापान की जो लोअर हाउस है फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा है, वैसे ही जापान के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहते हैं। आर्टिकल 9 जो है दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पैसिफिस्ट क्लॉज माना जाता है। एलडीपी की हमने बात की फ्रेंड्स, जो थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यह जापान की राजनीति में 1955 से सक्रिय है। चलिए, अच्छा एक और बात बता दें फ्रेंड्स, जापान का हेड जो होता है वह एक एम्परर होता है। जैसे भारत का हेड प्रेसिडेंट होते हैं पर असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, वैसे ही जापान में वहाँ के एम्परर हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास असली पावर होती है। इसको अगर मैं सही एक कंपेरिजन करूँ तो यूके जैसा सिस्टम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर विकसित साक्ष्य आधारित फेफड़ों के कैंसर देखभाल दिशा निर्देश किसने जारी किए? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जेपी नड्डा, श्रीमन वाडिया, एम्स या आईसीएमआर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जेपी नड्डा। फरवरी 2026 में वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, में एक हिस्टोरिक लैंडमार्क अचीव हुआ, जब कर्तव्य वन नई दिल्ली में ऑफिशियली रिलीज किया गया एक टाइटल डॉक्यूमेंट, लंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, जो इंडिया की पहली नेशनली डेवलप्ड एविडेंस बेस्ड कैंसर गाइडलाइन है। फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन। यह गाइडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अर्थात DIR और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अर्थात DGHS के एक्सपर्ट द्वारा डेवलप की गई है। इसमें 15 साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पैलिएशन को कवर करते हैं। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे पैलिएशन का क्या मतलब होता है? तो पैलिएशन का मतलब होता है पेन और सफरिंग को कम करना और क्योर को जरूरी करना। आपको बता दें फ्रेंड्स, लंग कैंसर जो है वह इंडिया में कैंसर रिलेटेड डेथ का टॉप कॉज है। टबैको स्मोकिंग अर्थात तंबाकू के सूंघने से सबसे ज़्यादा लंग कैंसर फैलता है। भारत में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NPCDCS के अंडर चलता है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में नई समुद्री कृमि प्रजातियां किस संगठन ने हाल ही में खोजी हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, NIO, BSIR, CMFRI या ZSI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, के साइंटिस्ट ने नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल के कोस्टल इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डिस्कवरी की है। दीघा और बनकीपुट कोस्ट के एरिया में की गई रिसर्च के दौरान कुछ नए मराइन वॉर्म स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पब्लिश हुआ है। डिस्कवर्ड स्पीसीज में नैमला सेस्टिस सोलनकोगाथा शामिल है, जबकि एक स्पीसीज नीरज धराते नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नए लेड फ्री फोटो डिटेक्टर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ग्राफीन, CSAgBr6, सिलिकॉन या गैलियम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स CS2AgBr6। इंडिया के रिन्यूएबल रिसर्च फील्ड में एक और ब्रेक थ्रू तब आया जब इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी और न्यू मटेरियल ARCI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने मिलकर एक सेल्फ पावर्ड फोटो डिटेक्टर डिवाइस डेवलप किया है। यह डिवाइस CS2AgBr6 एक लेड फ्री डबल परकोस्टाइट मटेरियल पर बेस्ड है। ARCI डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। डिवाइस की खास बात यह है कि यह एक्सटर्नल पावर के बिना काम करता है, रूम टेम्परेचर पर फैब्रिकेट होता है और लो कॉस्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज करता है। टेस्टिंग के बाद डिवाइस ने 60 दिन के बाद भी 90% से ज़्यादा परफॉर्मेंस रिटेन की है, जो इसे कमर्शियल वायबल बनाता है। ARCI की हमने फ्रेंड्स बात की तो यह हैदराबाद में लोकेटेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइटन डिओप्स कोल्हापुरनेसिस की खोज कहाँ हुई? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सतारा, पुणे, नासिक या कोल्हापुर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के ग्रासलैंड में एक रेयर एनकाराइड डिस्कवरी हुई है, जहां एक नई स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है जिसका नाम टाइटेनाइट डोप्स कोल्हापुरेंसिस, जो उनकी डिस्कवरी लोकेशन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि कोल्हापुरेंसिस मतलब कोला जो है यह कोल्हापुर के नाम पर रखा गया है, डिस्कवर की गई है। यह स्पीसीज एंशियंट ट्रैपडोर स्पाइडर लिनिएज से बिलोंग करती है और शिवाजी इंस्टीट्यूट एंड शेंदा पार्क के आसपास के एरिया में पाई गई है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, राष्ट्रीय सहकारी विस्तार योजना के तहत बहुउद्देशीय PACS के पंजीकरण की जिम्मेदारी किस संस्था ने की है? तो इसका हमने आपको ऑप्शंस दिए थे, नाबार्ड, NDDB, NFDB या CRCS। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2029 तक 2 लाख मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, जो बहुत बड़ा टारगेट है। इस मिशन में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को 70,000 मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। PACS का रोल लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी का होता है, जो फार्मर्स को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है। डेयरी कोऑपरेटिव का टारगेट है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट को 50% तक बढ़ाना है। फ्रेंड्स, हमने नाबार्ड की बात की तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। इंडिया का कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल मॉडल से ग्लोबली फेमस हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, गगनयान ड्रोन पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्रीहरिकोटा, आगरा, बेंगलुरु या चंडीगढ़। फ्रेंड्स,
इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब तक हम बीते हुए कल से नहीं सीखते और आज भी नहीं जीते और कल की तैयारी नहीं करते, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।